स्टूडेंट स्टार्ट करते हम सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे इसमें न्यू किंग एंड किंगडम। और आपको पता है बहुत सारे जो किंगडम थे वो उस टाइम भारत में डेवलप कर रहे थे, जिसमें से प्रतिहार, चाहमान, पाल, चोल ये सब थे। अब हम इनमें से एक पढ़ेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति का मतलब होता है एक जैसे लेटर, ऑथेंटिक लेटर होता है ना, सरकार जारी करती है लेटर, उसी तरह प्रशस्ति भी ये होती है सरकार के द्वारा या ऑफिशियल के द्वारा लिखवाई जाती है। सरकारी आदेश वो पत्थर पर लिखवाई भी जा सकती है, धातु पर भी लिखवाई जा सकती है। लैंड ग्रांट का मतलब होता है किसी को जमीन दे देना, जैसे मंदिर वगैरह को लैंड दे देना, या गांव की भूमि, कुछ भूमि जो है चारागाहों के लिए दान कर देना। तो इस तरह से लैंड ग्रांट। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू। कई बार प्रशस्ति में जो लिखवाया जाता है वो शाब्दिक अर्थ से मतलब यूं की यूं सही नहीं होती, बट दे टेल्स हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट दैम सेल्वेज। लेकिन ये बताते हैं कि रूलर अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है लोगों के सामने। एज वायलेंट, क्या वो वायलेंट का मतलब होता है विक्टोरियस वॉरियर, क्या वो अपने आप को बहादुर और महान योद्धा साबित करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर कंपोज्ड बाई कन्नड़ ब्राह्मण्स, जैसे कन्नड़ ब्राह्मण, लर्न ब्राह्मण के द्वारा ये लिखी जाती थी। लर्न ब्राह्मण का मतलब यहाँ जिसको विद्या का ज्ञान था, जो महान शास्त्रों के ज्ञाता होते थे, वो ही इन चीज़ों को कंपोज करते थे, मतलब लिखते थे प्रशस्ति को। प्रशस्ति का मतलब ये एक पत्थर हो गया, इस पर कुछ बातें लिख दी भाई, ये प्रशस्ति है बस, और कुछ नहीं है। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजा की प्रशासन में हेल्प करते थे, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी जाती थी। उसके बाद आगे ये एक प्रशस्ति है, मैनी रूलर अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट के बारे में लिखा जाता है। देखो भाई, कई बार क्या होता है, राजा अपने गुणगान करने के लिए या प्रजा पर रोब जमाने के लिए कुछ अपने यशोगान करवाते हैं। इसलिए जो हिस्टोरियन है वो ये मानते हैं कि ये सारी बातें सच नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाता है कि ये भी हमारा इतिहास जानने का एक सोर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम राजा का नाम, उसके महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसका महत्वपूर्ण डेट, जिस टाइम उसने राज किया होगा, उसका साम्राज्य, ये सब बातें उससे पता चल सकती हैं। और बहुत सारी प्रशस्तियाँ हमें मंदिरों से, उससे जो और पुरातत्व विभाग थे उस टाइम के, वहाँ से मिलती है, किसी ब्राह्मण के घर मिली है ये चीज़ें। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। बहुत सारे रूलर अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियाँ, किसी कहीं युद्ध जीते हैं, टेम्पल बनवाए हैं, या राज्यों को अपने क्षेत्रों में मिलाया है, किसी राजा को हराया है, पुल बनवाए हैं या नहर खुदवाई है, उनको वो प्रशस्तियों के रूप में लिखवाते थे। जैसे गुप्त वंश का राजा था चंद्रगुप्त, और उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और उसके राज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उन्होंने भी अपनी एक प्रशस्ति लिखवाई थी। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, एक प्रशस्ति लिखवाई जो मिलती है मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्ट, ए प्रतिहार किंग ऑफ फोलो, द किंग ऑफ आंध्रा, सिंध, विदर्भ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा, उड़ीसा फेल बिफोर हिम, इवन ही वाज ए प्रिंस। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि जब आंध्र प्रदेश का राजा, सिंध का राजा, विदर्भ का राजा और कलिंग का राजा उनके सामने झुक गए थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली थी। तो ये सब प्रशस्ति बताती हैं, ज़रूरी नहीं कि सही हो सकता है कि एक आध राजा उस टाइम नहीं शामिल हुआ हो, लेकिन ये लिखी जाती थी। प्रशस्ति का मतलब समझ में आएगा ना, कुछ लिखा हुआ होना।
और इन परिस्थितियों को पढ़ पढ़ कर ही हिस्ट्री का जो है पता लगाया जाता है। इतना तो पता चला ना इसमें कि उस टाइम आंध्र प्रदेश में, सिंध में और विदर्भ में जो कौन कौन से राजा राज कर रहे थे। किंग्स ऑफन रिवार्ड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, और इस तरह से जो ब्राह्मणों को लैंड दी जाती थी। दीज वर रिकॉर्डेड वन कॉपर प्लेट, सबनम यहाँ नहीं, कॉपर प्लेट विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव दिस लैंड। और ये जो लैंड है उसकी जो जब वो रिसीव करते थे वो कॉपर प्लेट पर, तांबे की प्लेट पर लिखवा देते थे कि ये लैंड इस ब्राह्मण को दी जाती है राजा की तरफ से। ये देखो ये कॉपर प्लेट हैं बहुत सारे, इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये लैंड दी गई है राज्यों की तरफ से। दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट की एक सेट है। रिकॉर्डिंग ग्रांट ऑफ लैंड, जो लैंड की ग्रांट किस किस को लैंड दी गई है ये ग्रांट किया गया है। ए रूलर इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल, जो कुछ संस्कृत में और कुछ तमिल भाषा में लिखी हुई है। इस तरह की भाषा पढ़ने को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती भाई, इससे हम रूलर्स का और जो उस टाइम के रूल रेगुलेशन होते हैं उसका पता लगाया जा सकते हैं। और इसके साथ साथ उस पर रॉयल सील भी लगती थी, मोहर लगती है ना, जैसे आपके स्कूल की एक मोहर होती है, राज्य की एक मोहर होती है। इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करने के लिए, जैसे ब्राह्मण की कोई ज़मीन छीनता है बाद में 50 साल बाद, उसके बेटों को वो ज़मीन चली गई, तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा कि ये देखो जी सील लगी हुई है मेरी, और ये ताम्रपत्र, ये अभिलेख राजा की तरफ से जारी हुआ था, इसकी देखो राज्य की सील भी लगी हुई है, तो ये भूमि मेरी है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं भाई, रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उस टाइम रिकॉर्ड रखने का एक तरीका था। ऐसे व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या दिया जाता था। दिस इज पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल्स। चोल्स के साथ, चोल जो है वो क्या क्या देते थे फिर लैंड के साथ। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making Adran embankment and as well as by the plantation thorny bushes. This is what the land contain: fruit bearing trees, water, land, garden, orchard, tree, wells, open space, pasture land, a village, ant hill, platforms, canals, dikes, rivers, shift, ladens, land, tank, granary, fish pond, bee hives and डीप लेक्स। इसका मतलब जो भी उस धरती पर कुछ भी उगता, चाहे वो पेड़ होते या वाटर टैंक होता, गार्डन होते, वो सब कुछ उस व्यक्ति की होती, जो उस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें, विलेज, एंड हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, नहर, फिश, सब उस व्यक्ति की होती जिसको ये लैंड दी जाती। और फिर क्या करता वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता। मान लो फ्रूट थे उसके पास, अगर कोई वहाँ से फ्रूट लेना चाहता है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो उस लैंड से हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स का मतलब होता है उस ज़मीन से जो कमाई होगी, उस लैंड से जो इनकम होगी, उस इनकम पर कुछ सारी इनकम अपने आप नहीं रखेगा। जो ब्राह्मण है जिसने को ये दान में मिली है, उसका कुछ हिस्सा वो किसको देगा, राजा को देगा, स्टेट को देगा। स्टेट के खजाने में ट्रेजर जो होता है, सरकारी खजाना, उसमें वो जमा होगा ताकि राजा जो है वो अपने काम ट्रेजरी में रखे हुए पैसों से कर सके। ठीक है, उसके बाद आगे है अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। इसी तरह की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है, 12वीं शताब्दी की है, जिसमें एक लंबी पोएम है और जिसमें कहा गया है कि कश्मीर का राजा की पूरी हिस्ट्री है, किस किस ने राज किया, कब कौन गद्दी पर बैठा और उन्होंने कौन कौन से आदेश जारी किए। इट वाज कंपोज्ड बाय ऑथर नेम कल्लन, और ये बड़ी प्रसिद्ध है, ऐसे लिखा जाता है कल्लन को हिंदी में। कल्लन की राजतरंगिणी, उसने एक किताब भी लिखी थी और एक प्रशस्ति थी जो कल्लन की थी, और वो बताती है कि किंग राजा कौन था उस टाइम और उसने कौन कौन से
युद्ध जीते। ही वॉज यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्स, और उसने बहुत सारे सोर्स मैंने स्रोत, जहाँ से ये नॉलेज प्राप्त की जा सके। ये पोएम लिखने की जानकारी भी तो होनी चाहिए कि कौन सा राजा कब कब बैठा था, तो उसने सोर्स का यूज किया। इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, जिसमें अभिलेख शामिल थे, डॉक्यूमेंट जो उसे मिले उस टाइम, आई विटनेस जो गवाह थे उस टाइम के, अकाउंट एंड द अर्लीस्ट हिस्टोरी, और जो दूसरे लेखकों विद्वानों के द्वारा लिखे गए लेख थे उसके आधार पर उसने एक लंबी पोएम लिखी जिसमें कश्मीर का इतिहास था। देखो भाई, इस तरह के लिखे गए इतिहास को भी हम पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। हो सकता है जिन सोर्स से उसे नॉलेज ली हो वही गलत हो। जैसे आजकल बहुत सारी साइट आ रही हैं, कहीं तो आप देखोगे कि कोरोना के कोविड-19 के केस 4 लाख बताए जा रहे हैं, कहीं 380 बताए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आंकड़ों की गड़बड़ होती है ना। तो सोर्स जो है वो कई बार गलत हो सकते हैं, जानकारी कई बार गलत हो सकती है। हो सकता है जिस सोर्स से उसने नॉलेज प्राप्त की हो जो वो चीज़ें लिखी वो भी गलत हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ जानकारी वहाँ से प्राप्त कर ही लेते हैं। अनलाइक द राइटर ऑफ प्रशस्तिस, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। और प्रशस्तिकार कई बार रूलर राजाओं और उनकी नीतियों को भी क्या कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं। ना केवल उनकी प्रशंसा करते हैं बल्कि उनकी आलोचना भी करते हैं। वेलफेयर ऑफ द वेल्थ, यू मे हैव नोटिस that each of these ruling dynasty was based in a specific region। हर ये डायनेस्टी जो थी, रूलिंग कोई भी शासन कर रही थी, वंश किसी भी रीजन में कोई विशेष वंश शासन कर रहा था। जैसे यहाँ राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, डायनेस्टी मैंने वंश, राष्ट्रकूट, वर बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रीजन, ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल द एरिया, लेकिन वो उस एरिया के साथ दूसरे क्षेत्र को भी कंट्रोल करना चाहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। इसी तरह ये गंगा वैली थी, गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ से एक शहर होता था गंगा के किनारे, कन्नौज, गंगा की घाटी में कन्नौज। अगर मैं दोबारा दिखाऊँ आपको, और मैंने इसका बारे में स्पेशल कहा भी था आपको कि इसके बारे में लड़ाई होगी। ये आपका मैप है, और कन्नौज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, ठीक है, नेपाल से नीचे तराई के क्षेत्रों में। तो इसको पाने के लिए भी बहुत सारे जो शासक थे वो लड़ते रहते थे इसको पाने के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गंगा वैली 4th सेंचुरी, सदियों तक रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार। ये कहाँ थे, ये भी देख लो, गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे। नक्शा पास हो ना तो आसानी से समझ में आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार, ये देखो भाई, ये आपके गुर्जर प्रतिहार हैं। कन्नौज यहाँ है और पाल्स यहाँ है और राष्ट्रकूट यहाँ है। क्यों मैं बता रही हूँ इनको, ये लड़ाई आपको होगी कन्नौज की, कन्नौज के लिए जो संघर्ष होगा वो आपको इसमें दिखाना होगा। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, समझ में आ गया ना। गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन करते थे, मध्य प्रदेश, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका के आसपास, और पाल जो है बंगाल में। डायनेस्टी फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज, ये कन्नौज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे भाई। इधर से राष्ट्रकूट आ रहे थे, इधर से पाल आ रहे थे और इधर से प्रतिहार। इसको कंट्रोल क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि इसका कंट्रोल का मतलब था पूरी गंगा वैली को कंट्रोल करना। और गंगा वैली जितनी उपजाऊ कोई वैली ही नहीं थी उस टाइम, क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो नई मिट्टी लेकर बहाकर लाती हैं और नई मिट्टी में खूब फसल उगती थी। आज भी गंगा जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये फसल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। Because there were 3 parties in the long drawn conflict, और इससे लंबा संघर्ष चला। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपटाइज संघर्ष, इसे बोलते हैं ट्रिपटाइज स्ट्रगल्स। ट्रिपटाइज संघर्ष को हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। और भाई कभी ये किसी के अधीन चला गया, कभी किसी के अधीन चला गया, ऐसे रोटेट होता रहा।
एज वी सी मैप जो है देखते हैं, रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और बड़े बड़े मंदिरों के द्वारा रूलर ये शो करते थे कि हम कितने बड़े रूलर हैं। जितना बड़ा मंदिर इतना छोटा मंदिर तो छोटा राजा, इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया तो इसका मतलब वो राजा भी बहुत बड़ा, क्योंकि पैसे भी तो बहुत लगते थे उस पे मंदिर निर्माण पे। जितना भव्य, और इन मंदिरों का नाम भी इनके राजाओं के नाम पर रख दिया जाता था, ताकि वो ये एहसास करवा सके जनता को कि राजा जो है वो भगवान का दूत होता है और आपको राजा चाहे कैसे भी काम करे, राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम, जब वो एक दूसरे पर हमला करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल, जब एक दूसरे पर हमला करते थे वो टेम्पल को टारगेट करने की कोशिश करते। क्योंकि टेम्पल एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रिच होते थे, चढ़ावा बहुत आता था। एक तो उन्हें धन दौलत मिल जाता, दूसरी बात उस राजा का जो सिंबल था, प्रतीक था लोगों के सामने कि ये राजा राजेश्वर का मंदिर है, राजा राजेश्वर मतलब हमारे राजा का मंदिर है, और उसको अगर वो तोड़ देते, अपने कब्जे में ले लेते, तो जनता का दिमाग को भी कब्जे में ले लेते कि अब राजा राजा नहीं रहा, अब कोई दूसरा राजा हो गया है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर, इस चैप्टर में आप और भी पढ़ चुके हो। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गजनी आते हैं भाई, ये मुस्लिम होते हैं और ये हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि जो बुत हैं, मंदिरों में मूर्तियां रखी जाती थी, वो बुत मानते थे। मुस्लिम मतलब मूर्ति पूजा को अच्छा नहीं मानते। उनके अनुसार मूर्ति पूजा जो है वो अल्लाह के खिलाफ है, और इसलिए वो क्या करते हैं, वो उनको तोड़ते हैं मंदिरों को। और मंदिरों को तोड़ने के बाद उन्हें बहुत सारा धन जो है वो मिलता है। मोहम्मद सुल्तान को गजनी, ये अफ़गानिस्तान से आया था। अभी एक फ़िल्म भी आई थी इसके ऊपर, जिसमें ये ऑब्जेक्शन किया गया था कि जैसे अगर गजनी को हम ऐसे दिखाएंगे तो वो भारत और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है उससे ख़राब हो जाएंगे। तो मोहम्मद गजनी आए भारत में, वो 997 से लेकर 1030 तक अफ़गानिस्तान के शासक थे, और वो सेंट्रल एशिया को और भारत का जो क्षेत्र था, ईरान का क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उस पर कब्जा उसने जमा लिया था। उसके बाद वो ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल उसने भारत पर आक्रमण किए। 17 बार गजनी ने आक्रमण किए भारत में, और हर बार वो लूट का माल इतना लेके गए थे। बताते हैं कि भारत में से वो कोहिनूर हीरा लेकर, वो तो अहमद साहब दाली लेके गए थे, भारत से इतना लूट का माल लेके गए थे। एक सोमनाथ का मंदिर था, उसको उन्होंने कई बार लूटा, सोमनाथ के मंदिर को, क्योंकि वो सबसे अमीर मंदिर उस टाइम माना जाता था। ही टारगेट द वेल्दी टेम्पल, उसने भी जो धनी मंदिर थे उनको टारगेट बनाया। उसको पता था कि एक तो मैं इस्लाम के लोगों के सामने हीरो बन जाऊंगा अगर मैं हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ूंगा, और दूसरा वहाँ से मुझे अथाह धन दौलत मिलेगी, इंक्लूडिंग दैट सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में है, उसको तोड़ा उसने कई बार। मच ऑफ वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट द गजनी, और इस धन का प्रयोग उसने गजनी को एक शानदार देश के रूप कैपिटल सिटी के रूप में बनाने के लिए यूज हुआ। ठीक है। सुल्तान का मतलब होता है, एक अरेबिक शब्द है ये, और जिसका मतलब है रूलर, शासक। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कनकर्ड। सुल्तान मोहम्मद लोगों को अधिग्रहण करने की बजाय, मतलब लोगों पर अधिकार जमाने की बजाय वो धन दौलत ज़्यादा चाहता था। एंड इंट्रोड्यूस्ड ए स्कॉलर नेम्ड अल-बिरूनी, उसके साथ एक महान विद्वान आया था, स्कॉलर माने विद्वान होता है, जिसका नाम था अल-बिरूनी।
नाम याद रखना, ये अल-बिरूनी किसके साथ भारत में आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और इस सब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने बता दिया था, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका है वो सब कॉन्टिनेंट में आता है। उसको लेकर उसने एक किताब लिखी, और उस किताब वो अरबी भाषा में थी, अरेबिक वर्क था, जिसका नाम था किताब हिंद, उल हिंद, तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसके। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, और उसकी किताब पढ़कर भी हम बहुत सारी हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं कि भारत में उस टाइम कैसा समाज था, कैसी भाषाएं बोली जाती थी, कैसी बाजार थे, कैसा व्यापार था, कि राजा के युद्ध की प्रणाली कैसे अपनाते थे, मंदिर कैसे होते थे। तो इस तरह से उनकी किताबों से भी पता लगाते हैं। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, और संस्कृत के जो उस टाइम विद्वान थे भारत में, उनसे उसने सलाह दी अपनी किताब लिखने के लिए। अदर किंग, और जो उनसे राजा थे, हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर, जो भारत से युद्ध हुए, इंक्लूडिंग द चहामान, चौहान लीडर बोलते हैं, मोहम्मद गजनी के साथ। हु रूल्ड ओवर द रीजन, जो ये अपना दिल्ली और राजस्थान का इलाका है, ये यहाँ चौहान राज करते थे भाई, सॉरी, ये जो राज था वो यहाँ चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आपने। ये राजपूत राजा होते थे जो अपने आप को सूर्य कुंड से उदय हुआ मानते। चहामान को ही चौहान बोलते हैं। मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद गोरी आते हैं भारत में 1191-92 में, और पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका युद्ध होता है। एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं 1992 में, 91 में वो जीत जाते हैं। ये वो हरियाणा राजस्थान का जो इलाका है वो सारा चौहान राज्यों के अंडर आता था। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, अजमेर वर्तमान में कहाँ? राजस्थान में। दिल्ली और अजमेर के साथ अब मैप में ही दिखा देती हूँ आपको वो कहाँ शासन करते थे। ये रहा चहामान, जिसे चौहान भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली है भाई, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते थे, और राजस्थान का जो इलाका है वहाँ ये शासन करते थे। ठीक है, मैप रखा करो, मैप से ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो चौहान राजा दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द कंट्रोल ऑफ द वेस्ट, और वो वेस्ट की तरफ कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब भारत का जो ये हिस्सा था उसकी तरफ कंट्रोल करना चाहते थे। एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य, लेकिन चालुक्यों से इसका टकराव हुआ। गुजरात में थे चालुक्य। गायकवाड़ से इनका युद्ध चलता रहा, और जयचंद नाम का जो एक राजा था, जो गायकवाड़ था, जयचंद कहते हैं ना, जयचंदों की कमी नहीं है भारत में। जयचंद वो राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को बुलाया था कि आएं और भारत पर आक्रमण करें, इसलिए जयचंद को भारत का गद्दार बोला जाता है। गायकवाड़ का राजा था ये, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में शासन करता था। चौहानों के साथ इसकी लड़ाई थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और मोहम्मद गोरी को इसने बुलाया कि आएँ और हम पृथ्वीराज चौहान को हराएं। लेकिन 1194 में फिर गायकवाड़ जयचंद को भी गोरी ने हराकर उसका भी राज्य जीत लिया था। भारत में ये कमी रही है कि शासक आपस में लड़ते रहते थे और विदेशी इसका फायदा उठाते थे। द बेस्ट नोन चहामान रूलर वाज पृथ्वीराज III, 1168 से 1192 तक उसने राज किया। पृथ्वीराज II था ये बल्कि, लेकिन इसमें 3 दे रखा है तो 3 होगा। हु डिफीट एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी, मैंने बताया मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे 1191 में, लेकिन एक त्राइन का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र के आसपास हरियाणा में, इस त्राइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है एक गलती ये कर बैठा कि उसे लगा कि गोरी अब आएगा नहीं, लेकिन गोरी आया, दोबारा पूरी ताकत के साथ आया। और पृथ्वीराज चौहान जब अपने देश के नेताओं के राजाओं के साथ लड़ते रहते थे, तो इन राजाओं ने भी गोरी का साथ दिया पृथ्वीराज चौहान को हराने में। ठीक है, तो इसको हराया गया और बहुत सारा धन जो है लूट कर ले गया। और यहीं से भाई दूसरे जो धर्म के और दूसरे देशों के राजाओं का शासन हमारे यहाँ शुरू हुआ। गजनी हमारे यहाँ नहीं रुका,
इसने हमारे यहाँ शासन स्थापित नहीं किया। गौरी भी नहीं रुका, लेकिन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने कुतुब मीनार बनाई दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ दिया, जो उसका दास था, खरीदा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दास वंश का शासक, डायनेस्टी स्लेव था गजनी का, मोहम्मद गौरी का, और यहाँ पर रूल उसने किया मोहम्मद गौरी ने। यहाँ से मुसलमानों का शासन जो है भारत में शुरू होता है। पृथ्वीराज चौहान को आखिरी हिंदू राजा माना जाता है। फ्रॉम उरियार टू तंजावुर। अब हम दक्षिण में आते हैं। उरिया, ये हमने उत्तर की बातें पढ़ी थोड़ी बहुत। दक्षिण में क्या क्या कौन कौन से राजा थे? उरियार से तंजावुर तक अगर हम देखें, यहाँ यादवज हैं, यहाँ चालुक्य हैं अंडर विक्रमादित्य, ये कल्याणी हैं, वंगी कल्याणी ये थे, ये कदम्बास हैं, बदामी के राजा, ठीक है, यहाँ बनवासी मतलब, और यहाँ गंगवादी, कांची, वंगी, साउथ कलिंग, ये साउथ के राजा है भाई। ये काकिते, छोटे छोटे राज्य राज करते थे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि कौन कौन से रूलर थे। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? चोल कैसे आए? चोल आपको पता है कहाँ थे? ये जो चोलों का राज था, जो आप वर्तमान में तमिलनाडु और चोलों का के अंदर आते थे। तो चोल क्या थे? एक ब्राह्मण फैमिली के दो भाई थे। ए माइनर चीफली फैमिली थी, मुटियार, हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। आपको पता है ये कावेरी है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कावेरी डेल्टा थी। दे आर सबऑर्डिनेट ऑफ द पल्लव किंग। वो पल्लव राजा, इनसे ऊपर, थोड़ी सी ऊपर पल्लव राजा थे, उनके कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के वो अधीन थे। विजाल्य एक ब्राह्मण था, हु बिलोंग टू एशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोल फ्रॉम उरियार, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्रियारियर इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। मतलब कांची के जो राजा थे उनसे उन्होंने राज्य छीन लिया, और कावेरी के जो डेल्टा है उसमें अपना शासन स्थापित किया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर। उसने तंजावुर का मंदिर बनवाया, जो एक देवी थी, निसुम्बलिबासुदीनी नाम की एक गुडेसिस थी, उसके नाम पर तंजावुर में एक मंदिर बनवाया था। किसने? विजयल्य ने। विजयल्य ने क्या किया था? चोल राज्य की स्थापना की थी। पल्लव राजाओं के अधीन थे वो, ठीक है। एक समय आया जब पल्लव राजा कमजोर हुए और विजयल्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और चोल राज्य की स्थापना की, और फिर उसने एक भव्य मंदिर बनवाया। विजयल्य के बाद बहुत सारे चोल, बहुत ताकतवर चोल राजा शासन में आए, और उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत में बनवाए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।